हाय, दिस इज़ नसर और आज मैं बात करने वाला हूँ फ़िलॉसफ़ी के बारे में, स्पेशली फ़िलॉसफ़ी के इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं आपको आज कुछ रीज़न्स दूंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि फ़िलॉसफ़ी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे, और क्यों हम लोगों को एटलीस्ट एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ़िलॉसफ़ी की, हम सभी को। क्या क्या अलग अलग डोमेन से फ़िलॉसफ़ी का इंपॉर्टेंस है वो सब आपको बताऊँगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा फ़िलॉसफ़ी के वर्ड से डिराइव होता है। अगर हम फ़िलॉसफ़ी वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये बनता है फ़िलोसॉफ़ी। फ़िलो का मतलब होता है लव और सॉफ़ी का मतलब होता है विजडम। तो फ़िलॉसफ़ी का बेसिकली मतलब होता है कि लव फॉर विजडम। अब विजडम क्या चीज़ है, और एक बार हमने उस विजडम को डिफ़ाइन कर लिया तो उस विजडम को हम कैसे सीख कर सकते हैं, उस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं फ़िलॉसफ़ी। ये बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा आप और बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग जगहों से देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा ऐप्ट रहेगी एज अ रीज़न बताने के लिए आपको। हम सभी लोग विजडम को बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। जितने ये पुराने बड़े बड़े थिंकर्स हो गए, स्पेशली ईस्टर्न ट्रेडिशन में हमारे चाणक्य हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स हो गए, तो इन लोगों को हम लोग वाइज बोलते थे। वाइज सेजेस, वाइज डिप्लोमैट्स, ये सारे लोग वाइज हम क्यों बोलते थे? अगर आप इसके पीछे क्वेश्चन करो कि हम इसको क्यों बोलते हैं वाइज, क्या इसलिए क्योंकि इनके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज है, या फिर इसलिए कि ये लोग ऑन पॉइंट जिस भी सिचुएशन में हो बहुत जल्दी थिंक करके डिसाइड करके ऐसी चीज़ करते हैं या ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि लाइक आगे जाके हमें पता चलता है कि बिल्कुल राइट डिसीजन था? तो ऐसी कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग लोगों को जज कर सकते हैं कि कौन वाइज है कौन नहीं है? ये सारे के सारे उनके आंसर्स फिलॉसफी देती है। और जिस भी प्रोसेस में आप डिफाइन करो विजडम, उस विजडम को सीख करना इज़ बेसिकली व्हाट फिलॉसफी मीन्स लिटरली। तो जो भी दुनिया आप अपने आसपास देखते हो उसको समझने के लिए, अच्छे से उसकी सारे छोटी छोटी नुक्स क्रानी समझने के लिए आपको फिलॉसफी अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक तरह से आपका टूल बॉक्स आपके पास हो जाएगा कि अगर आप लाइक फिलॉसफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो आप बाकी सारे डायमेंशंस इस दुनिया के बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझ सकते हो। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। ये पर्सनली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिलॉसफी पढ़ने का। जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो तो उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। अगर आप पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन उठा के देखो, भले वो वेस्टर्न ट्रेडिशन हो या ईस्टर्न ट्रेडिशन हो, तो आप देखोगे कि जितने फिलोसफर्स हैं ये लोग सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स, और जो पुराने आर्ग्यूमेंट्स जो आए हैं उनको लाइक वैलिडेट करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स देके। तो ये पूरा ट्रेडिशन जो है आपकी आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चलता आ रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जब आप कोई भी फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़ते हो या किसी फिलोसफर के बारे में पढ़ते हो तो लाइक आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेमिस से बनाते हो और कैसे आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्या क्या लॉजिकल फॉलिसीज होती हैं आर्ग्यूमेंट्स में। ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको उन आर्ग्यूमेंट्स को समझने में, पढ़ने में आपके अंदर अपने आप ही इंग्रेंड हो जाती है। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी आर्ग्यूमेंट कोई बंदा आपके सामने रखता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जो आप सामने वाले बंदे ने बोली या किसी भी बंदे ने बोली तो आप उसको एज अ फेस वैल्यू पे ले लो। नहीं, आप उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे अपने आप ही। ये आपके अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन आ जाएगा कि लाइक यू विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, आप अपने कोर बिलीफ से लेकर जितनी भी चीज़ें आपके आसपास सबको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। और लाइक क्वेश्चनिंग इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप शायद सुनते रहते होंगे आज कल के। जो एक और कल्चर है, काउंटर कल्चर मान लो उसको, कि हर जगह पे हमारे यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी लाइक स्कूल्स हैं, ये सारी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को मार रहा है। ये सब हम लोगों को हर चीज़ को फेस वैल्यू पे लेने के लिए इंकरेज करते हैं। किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करना, अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलना, ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो फिलॉसफी एक तरह से आपके पास एक टूल बॉक्स हो गया जिससे कि आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हो अपने खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और जो भी आर्ग्यूमेंट जो आपको ऐसे ही फेस वैल्यू के बेसिस पे बेचे जा रहे हैं उनसे आप बच सकते हो। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपके इन जनरल लाइफ में तो काम आएंगी। इसके अलावा ये आपके जितने भी आप लाइक प्रोफेशनली आप कुछ भी करोगे हर जगह काम आएंगी। आपके जो वर्क एनवायरनमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट हो गया या बिजनेस एनवायरनमेंट हो गए या टेक्निकल एनवायरनमेंट्स हो गए, इन सब पे आपको एक बहुत ज़्यादा सही एज मिलेगी। क्योंकि जब आप कुछ बोलोगे ना तो वो चीज़ें कोहेरेंट साउंड करेंगी। आप ऐसा नहीं बैबल नहीं करोगे कोई भी चीज़। आप जो बोलोगे, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स रखोगे आपके किसी के सामने, वो बहुत ही साउंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे और विल बी वर्थ कंसिडरिंग बेसिकली। तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी कॉर्पोरेट सेटिंग्स हैं या बिजनेस सेटिंग्स हैं, बेसिकली प्रोफेशनल सेटिंग जितनी भी हैं आपकी, उन सब जगहों पे आपकी जो स्टैंडिंग है, जो लेवल है आपका अभी इस टाइम पे जहाँ पे भी आप खड़े हो, वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा आपका और जल्दी इंप्रूव होगा। आपने एक फ्रेज बहुत जगह पे सुना होगा, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स।
ये चीज़ हम लोगों को लाइक बोली जाती है हर बार कि भाई तुम सारे ऐसे आइडियाज़ क्यों दे रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो कि जो सबको पता ही है, कुछ ऐसा सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीज़ है, कभी सोचा इस बारे में? अब इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या है। इसको बेसिकली आप बोल सकते हो लैटरल थिंकिंग। मतलब सपोज करो आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो और आप एक रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आपको एक रोबोट बनाना है जिसका लाइक काम ये होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ें उठा के ट्रांसफर करेगा। जो भी आप उसको कमांड करोगे वो चीज़ अपने हाथ से उठा के, रोबोट का जो भी हैंड है वो वहाँ से उठा के ट्रांसफर करेगा। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो रोबोट का हैंड आपने बनाया है, आपकी टीम ने बनाया है, वो ऐसे बनाया है कि कुछ चीज़ें वो उठा लेता है आराम से और कुछ चीज़ें उठाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा टेक्निकलिटीज़ की दिक्कत कहाँ आ रही है। आपको कोड सही है, सब कुछ सही है, आपका हार्डवेयर सही है, आपको लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो बॉस है उसने बोला कि एक काम करो, आप आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करो और सोचो कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आप सब बैठे हो, ठीक है, सब ने इंजीनियरिंग पढ़ी है और सब आप एकदम ध्यान से बैठ के फोकस्ड होके एक ही लेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स लेंस के थ्रू आप अपने दिमाग में आइडियाज सोच रहे हो। आप सपोज करो कि आप सब में एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसने इससे पहले एक बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर खुद से ही इंडिपेंडेंटली एनाटॉमी पढ़ी हुई है इंसानों की। ठीक है, उसको आइडिया है कि इंसान के जो हाथ हैं, जो हमारे मसल्स वगैरह हैं, वो कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली, हमारे ब्रेन से क्या कनेक्शन है, किस तरह की कमांड्स हमारे ब्रेन से यहाँ पर जाती हैं कि ये काम करते हैं। ठीक है, उसको इन डेप्थ बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, अब वो क्या करता है, क्या करती है, वो इस नॉलेज को, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की नॉलेज है, एनाटॉमी की नॉलेज है, वो उसको अप्लाई करती है उस रोबोट में और उस बेसिस पे वो एक आइडिया देती है। ठीक है, और वो आइडिया सपोज करो आगे जाके काम कर जाता है, वो जितनी भी कमियां आ रही थी उस रोबोट्स के अंदर वो ठीक हो जाती हैं। तो अब इसको क्या बोलोगे आप? बॉस उसको ये कंसिडर करेगा कि दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने नहीं सोचा वो तुमने सोचा। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि क्या डिफरेंस है एक यूनिडायरेक्शनल नैरो थिंकिंग का और एक लैटरल थिंकिंग का? आउट ऑफ द बॉक्स ओपन यही होता है कि अगर आपको मल्टीपल डिसिप्लिन या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एक चीज़ के बारे में पता है तो आपका जो हॉराइजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और उस वजह से आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल के ला सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, जो कि बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिलॉसफी इज अ डिसिप्लिन जो कि बहुत इंकरेज करता है इस चीज़ को, क्योंकि फिलॉसफी इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे, लाइक अलग, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे और अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर वो आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे चीज़ें आपको पता चलती है कि ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा गलत है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये आपकी लैटरल थिंकिंग एबिलिटीज़ को भी इंप्रूव करता है और भले आप कुछ भी हो, आपके पास अगर फिलोसफिकल टूल बॉक्स और होगा तो आप उस डिसिप्लिन में जिसमें भी आप काम कर रहे हो, ये वाला टूल बॉक्स के थ्रू भी ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो जो कि आप बोल सकते हो कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हैं। कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे और उसने मुझे एक कोट दिखाया, लाइक कि उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोफाउंड लगा। तो वो कोट कुछ इस तरह था, इट्स नॉट हार्ड टू मेक डिसीजंस व्हेन यू नो व्हाट योर वैल्यूज़ आर। बेसिकली हम लोग जो सोचते रहते हैं ना कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इधर उधर का ये वो। तो बेसिकली ये कोई बंदे ने बोला है कि आपकी खुद की वैल्यूज आपको पता है कि किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और किस को कम प्रायोरिटी देते हो, एकदम आपकी वैल्यू सिस्टम एकदम डिफाइंड है अच्छे से, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कोई भी डिसीजन लेने में। इस बारे में आप खुद से सोचना, समझ आएगा आपको। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बात तो सही है एकदम कि अगर हमें अपनी वैल्यूज़ पता हो, सिस्टम हमारा वैल्यू सिस्टम डिफाइंड हो एकदम, तो काफ़ी आसान होगा हम लोगों की डिसीजन लेना कोई भी। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वैल्यू सिस्टम कैसे डिफाइंड हो। ठीक है, अब ये वैल्यू सिस्टम जो है ना, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है क्योंकि वैल्यू सिस्टम हमने अभी तक आज तक कॉन्शियसली डिज़ाइन किया ही नहीं अपने लिए। जो भी हम लोगों को बचपन में सिखाया गया, भले वो स्कूल के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू, कल्चर के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो भी चीज़ें बाहर से इंस्टिल होती रही हमारे दिमाग के अंदर, थोड़ा बहुत हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो हम लोग अपने दिमाग में एक वैल्यू सिस्टम रफली, बहुत ही वेग वैल्यू सिस्टम हम लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया है। हमारे दिमाग में मतलब कुछ चीज़ें आ गई हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ एक सिचुएशन में सही हो सकती है, ये गलत हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ये चीज़ ब्यूटीफुल है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो ये सारे डिस्टिंक्शंस हमने अपने दिमाग में एक बहुत वेग आइडिया करके रख लिए हैं। इससे क्या होता है ना कि जब आप किसी लाइफ के ऐसे जंक्चर पे होते हो, ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हो जिसमें आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि ए चुनूँ या बी चुनूँ, और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसके बारे में ना आपके पेरेंट्स को कोई जानकारी है, और क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी सब आगे बढ़ रही है तो आगे ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसके आपके पेरेंट्स, आपके कल्चर को कोई आइडिया नहीं होगा कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, कैसे डिसाइड करते हैं इन सब जंक्शंस पे। तो इसमें क्या होगा कि आपको खुद का वैल्यू सिस्टम ही काम आएगा। तो सपोज करो आप खड़े हो ऐसी जगह पे, आपने कभी इंटेंशनली अपनी वैल्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरी क्या कोर वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्या चीज़ नहीं करता हूँ। तो उस टाइम पे ना आप डिसाइड करने के आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और फिर आप एक वेग से अपने वैल्यू सिस्टम के साथ एक वेग डिसीजन लोगे और हो सकता है कि जो डिसीजन आपने वो लिया वो इतना ज़्यादा डिजास्टर्स हो आगे जाके
कि फिर आपका जो वैल्यू सिस्टम है जिसके सहारे आप पूरी लाइफ जीते आ रहे हो वो एकदम शैटर हो जाए। उस टाइम पे आपको समझ ना आए कि क्या सही है क्या गलत है और मैंने कहाँ गलती करी और क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप, एकदम जो रॉक बॉटम हिट करता है कोई बंदा, वो चीज़ हिट करो आप। तो उससे ज़्यादा सही क्या रहेगा कि आप पहले से ही इंटेंशनली सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, वैल्यूज़ और एथिक्स को सोचना स्टार्ट करो कि आपके लिए मोरालिटी क्या है, आपकी क्या चीज़ आपको सही लगती है क्या गलत लगती है। उसके लिए ना फिलॉसफी बहुत ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि फिलॉसफी का एक खुद का डिसिप्लिन ही है एथिक्स। एथिक्स या वैल्यू थ्योरी बोलते हैं आप उसको, कि वो डिसिप्लिन आपको बताता है मोरालिटी और राइट और रॉन्ग और जस्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट करवाता है आपसे, आपको मजबूर करता है क्वेश्चन करने के लिए सब। और फिर अलग अलग फिलोसफर्स जो भी रहे हैं, भले वो वेस्टर्न एडिशन के रहे हो या ईस्टर्न एडिशन के रहे हो, उन सब फिलोसफर्स के आप आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन सकते हो, पढ़ सकते हो उनके बारे में कि उनका ब्यूटी पे क्या राय थी, उनकी लव पे क्या राय थी, उनकी हेट पे क्या राय थी, उनकी राइट और रॉन्ग पे क्या राय थी। इन सारे के सारे ओपिनियंस आप देख के फिर अपने लिए खुद के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वैल्यू सिस्टम, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा पूरी लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ। और ऐसे जंक्चर्स पे जहाँ आपको इस तरह के डिसीजन लेने हो तो एटलीस्ट आप कुछ भी डिसीजन लो, आप दिमाग में एक शांति रहेगी आपकी कि एटलीस्ट मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले रहा हूँ, जो सिस्टम जो वैल्यूज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसके बेस पर डिसीजन ले रहा हूँ, तो रिग्रेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिक्स के जितने भी आइडियाज़ हैं आपके, भले वो कुछ भी हो, लिबर्टीज़, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसके बाद फिर कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, उसके बाद आपका राइट विंग, लेफ्ट विंग और कैपिटल पनिशमेंट, ये जितने भी आइडियाज़ हैं जो आप लगातार आपके न्यूज़ वाले जो बंदे हैं वो आपके कानों में भरते रहते हैं, ये सब क्या हैं, क्या इनके रूट्स हैं? क्या डेमोक्रेसी इनहेरेंटली अच्छी है मोनार्की से या अरिस्टोक्रेसी से या ओलिगार्की से? आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है, किससे? हमारी सोसाइटी में कैसे ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया, क्यों आया, मोनार्की में से क्या दिक्कत थी कि हम लोगों को डेमोक्रेसी लानी पड़ी, और डेमोक्रेसी के रूट वैल्यूज़ क्या हैं? इन सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको फिलॉसफी के अंदर मिल जाएगा। जवाब नहीं कहूँगा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक रोड मैप मिल जाएगा, एक नक्शा मिल जाएगा इन सब टेरिटरीज को नेविगेट करने का। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको इन सब के रूट आइडियाज़ पता होंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आजकल की डिबेट समझने में। जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं एडिटोरियल्स में, भले वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर कोई वर्ल्ड न्यूज़ में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, उन सारे आर्टिकल को अच्छे से समझने में और बेसिकली पॉलिटिकल वर्ल्ड को उसके ट्रू एसेंस में फील करने में कि क्या है क्या पॉलिटिक्स एक्चुअल में। क्योंकि इस पूरी पॉलिटिक्स की डोमेन की बात पॉलिटिकल फिलॉसफी में होती है और होती आ रही है। बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन जैक रूसो, थॉमस हॉब्स और बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग टाइम पीरियड्स में रहे हैं, जो कि आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में बात करते हैं, राइट और रॉन्ग के डिफरेंस बताते हैं, गुड और इवल क्या है, ये डिस्टिंक्शन होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, और किस तरह से आप सोच सकते हो चीज़ों को एज ए गुड एज एन इविल, वो सब बारे में बहुत अच्छे से बात करी गई है पूरे फिलोसफिकल एडिशन में। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में जो न्यू फ्रंटियर्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हमारी, भले वो एआई हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, ट्रांस ह्यूमनिज्म हो, जितनी भी चीज़ें हैं आप इनका में पढ़ना, तो जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं इन सब में आपको कहीं ना कहीं एथिकल क्वेश्चंस प्रेजेंट होते ही होते हैं। भले वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एग्जाम्पल हो, जहाँ पे बहुत एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसफी का थॉट एक्सपेरिमेंट है द ट्रॉली प्रॉब्लम, वो अप्लाई होता है। या फिर आप एआई की बात करो, जहाँ पे आप एआई की राइट्स के बारे में बात करते हो कि अगर वो एआई एक्चुअली कॉन्शियस हो गया तो आप क्या उनको राइट्स वो प्रोवाइड कर सकते हो जो कि आप ह्यूमंस को प्रोवाइड करते हो, और अगर नहीं तो आप किस तरह की राइट्स प्रोवाइड करोगे उसको, या करोगे भी या नहीं करोगे। इन सारे तरह के मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस आप इन सब टेक्नोलॉजीज में अप्लाई होते हुए देखोगे। और मेरा फाइनल पॉइंट यही रहेगा कि फिलॉसफी इज़ नॉट अबाउट गेटिंग आंसर्स, इट इज़ जस्ट अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या हैं और कौन से क्वेश्चंस राइट हैं, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है ये। फिलॉसफी आपको कभी प्रॉमिस नहीं करेगी कि वो आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगी। फिलॉसफी एक्चुअली एनकरेजेस यू कि आप जो अनसर्टिनिटी है उसको एम्ब्रेस करो और अनसर्टिनिटी में जीना सीखो। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन के हर कुछ टाइम पे बाहर निकलो, अपने जो कोर बिलीफ्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो आपने एकदम अपनी आइडेंटिटी से एकदम जोड़ के रखे हुए हैं, उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, अपने सेफ स्पेस में करो, ताकि कोई सामने वाला अगर आप पे क्वेश्चन करे तो आपके पास उसके लिए जस्टिफिकेशंस हो, और ऐसे जस्टिफिकेशन हो जिनमें कोई लूपहोल्स ना हो, आपकी आर्गुमेंट साउंड हो बेसिकली। और जितने भी लाइफ के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ शुड आई लिव माई लाइफ प्रॉपरली, और जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भले ही वो देगी नहीं फिलॉसफी, लेकिन एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन देगी, एक पाथ देगी
जिससे कि आप धीरे धीरे करके अपनी थिंकिंग को रिफाइन कर सकते हो और उस लेवल तक पहुंचा सकते हो बेसिकली कि आप सही और गलत में एक इंट्यूटिवली फ़र्क करना सीख जाओ। आपको आइडिया हो जाए एक तरह से कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, आपको किस तरह की लाइफ मीनिंगफुल है, किस तरह की नहीं है। और इस वजह से मुझे लगता है कि फ़िलासफ़ी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में है, जहाँ पे लाइक हम लोग इतने ज़्यादा कंज्यूमर कल्चर में इन्वॉल्व हैं कि हम लोग कभी इन जो बिग क्वेश्चन है जितने भी हमारे आसपास के, उन पे ध्यान ही नहीं देते कभी भी। तो आई स्ट्रांगली अर्ज यू टू एटलीस्ट हैव अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। जितने भी मेजर ट्रेडिशंस है फिलॉसफी के, उसके बारे में आप एटलीस्ट आइडिया हो, आपको आइडियाज़ के पीछे की जो हिस्ट्री रही है पूरी की पूरी, उस बारे में थोड़ा आइडिया हो, ताकि आप बेसिकली एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाओ अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो चलिए फिर इसी नोट पे आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते रहिए इनसेशिएबल एक्सप्लोरर।